बाद में मुझे पता चला कि अंदर की जादूगरी को कैसे जगाते हैं, खुद जादूगर कैसे बना जाता है, वो सीख लिया मैंने बहुत अच्छे से। मुझे बताइए, कोई अगर लेखक होश में है तो नूडल्स को नाचते हुए तो नहीं दिखाएगा, है ना? कि नूडल्स कह रहे हैं हम नहीं कटेंगे, हम नहीं बनेंगे, और वो लड़की कह रही है मैं जादूगर नहीं हूँ, कटना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, फौरन कढ़ाई में आ जाओ। मेरी पहली कहानी लोटपोट में छपी थी जब मैं 11 साल की थी। ये आश्चर्यजनक है कि हाँ। एक तमिल परिवार की कोई बच्ची हो जिसकी 12-13 साल की उम्र में कहानियां छपती हो हिंदी में, हाँ। और वो हिंदुस्तान जैसे अखबार में संपादक हो। मैं उस वक्त ये लिख रही थी कहानी जब हम लोग जो है आवारा कुत्तों के अगेंस्ट पूरी दिल्ली लड़ रही थी। हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे एज एन एनिमल लवर बहुत दुख होता था। तो मैं कहूंगी कि देखिए, मेरे नाम से ही पता लग गया होगा, जयंती रंगनाथन। मैं एक दक्षिण भारतीय को महिला कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लड़की कहूंगी अपने आप को, है ना? जब उनके जॉनर के लिए लिख रही हूँ तो मैं एक दक्षिण भारतीय हूँ, तमिल परिवार से आती हूँ, भिलाई में वहाँ पे पली पैदा हुई, पली बड़ी। तो वहाँ पे जब हिंदी से तमिल है तो भिलाई में कैसी थी? मेरे अप्पा जो है भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं। अच्छा। तो उस वजह से हम सब जो है भिलाई में, हमारा पूरा परिवार था। हाँ। वैसे हम लोग हैं तो तमिलनाडु की, हाँ। चेन्नई के आसपास। तो वहाँ पे जब माहौल वहाँ का बहुत कॉस्मोपॉलिटन था, लोग हिंदी में बात करते थे, और न जाने कैसे मुझे हिंदी से बहुत मोहब्बत हो गई। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं वहाँ की लाइब्रेरी को देना चाहूंगी, जहाँ से हम लोग किताबें लेके आते थे और खुद पढ़ते थे। तो बचपन में हमारे यहाँ बच्चों की सारी किताबें आती थी, तो मैंने पाया कि 8-9 साल की उम्र में मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। तो जाहिर है उस उम्र में मैं जब बच्ची थी तो बच्चों की कहानियां लिखती। तो मेरी पहली कहानी लोटपोट में छपी थी जब मैं 11 साल की थी। उसके बाद 12-13 साल की उम्र में पराग, चंपाकंदन सब जगह छपने लगी थी। बिल्कुल। तो ये आश्चर्यजनक है हाँ। कि एक तमिल परिवार की कोई बच्ची हो जिसकी 12-13 साल की उम्र में कहानियां छपती हो हिंदी में, हाँ। और वो हिंदुस्तान जैसे अखबार में संपादक बने। बिल्कुल। तो फिर वहां से बीच पड़ गया। तो वो भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि मैं मीडिया में काम तो करने वाली नहीं थी, मीडिया की नौकरी के बारे में पता भी नहीं था। तो मुंबई गई बैंकर बनने, बैंक में नौकरी करने लगी। फिर पता चला कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकारिता करने का अवसर है, तो मैं वहाँ चली गई और 20 साल की उम्र से मैंने धर्मयुग में काम करना शुरू कर दिया। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की रखी हुई लास्ट अपॉइंटमेंट थी एक्चुअली। तो मेरा पूरा संस्कार कह सकती हूँ हिंदी का एक तरह से धर्मयुग में ही पड़ा। तो बच्चों से लिखते लिखते फिर पत्रकारिता जगत से होते होते मैंने दुनिया जहान के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो शुरुआत चूंकि वहीं से की थी, और जिस नंदन में कभी बचपन में छपा करती थी, बाद में उसकी संपादक भी बनी। तो फिर लौट के तो आना ही था। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस करती हूँ, और बच्चों के लिए तब लिखती हूँ जब मैं तनाव में होती हूँ, और मुझे लगता है स्ट्रेस बस्टर की तरह मुझे लिखना चाहिए। क्योंकि भाई मुझे बताइए, कोई अगर लेखक होश में है तो नूडल्स को नाचते हुए तो नहीं दिखाएगा, है ना? कि नूडल्स कह रहे हैं हम नहीं कटेंगे, हम नहीं बनेंगे, और वो लड़की कह रही है मैं जादूगर नहीं हूँ, कटना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, फौरन कढ़ाई में आ जाओ। तो ये इतना मजेदार था कि मैं रात को लिखते लिखते खुद ही हंस रही थी। तो सोचिए, तो ये दवा जो है ये बच्चों के लेखन में ही है, और मुझे बहुत मजा आता है जब मैं बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ, उनके लिए कुछ लिखती हूँ, कुछ असलात पूरी लिखती हूँ। तो मैम, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछूंगी कि आपने इस किताब का नाम रखा है दिल वाली जादूगरनियां। ये सुन के मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो आपने ऐसा क्यों चुना इसका नाम? हाँ, तो एक बहुत दिलचस्प बात है कि बचपन में जब सब पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैं शायद कहा करती थी मुझे जादूगर नहीं बनना है, जादूगर बनना है। मैंने कुछ फैंसी ड्रेस में वो रोल भी प्ले किया था, आबरा का डाबरा। सीरियसली तब मन होता था कि हाथ लंबे करके कहीं से कुछ भी उठा लो, कुछ भी कर लो। क्योंकि मैं घर में छोटी थी, थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स भी था कि मेरी बहनें मुझसे ज्यादा सुंदर है। थोड़ी उस वक्त शांत थी बचपन में, बाद में तो खैर बहुत बोलने लगी। तो उस वक्त लगता था अगर जादू मिल जाए या जादू आ जाए तो बहुत सारी जिंदगी में परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। तो वो एक ख्याल था जो मुझे लगता है हमेशा वो दिल में रह गया। बाद में मुझे पता चला कि अंदर की जादूगरी को कैसे जगाते हैं, खुद जादूगर कैसे बना जाता है, वो सीख लिया मैंने बहुत अच्छे से। तो जब कहानी लिखने का मेरे पास ये आइडिया आया
तो मैंने कहा क्यों ना अपनी जो इच्छा थी वो इन दोनों बहनों को दे दूं। वाह। अच्छा, अभी हमारे इस सत्र से पहले कोई कात्यायनी, मनीष जी कात्यायनी की कविता सुना रहे थे। कात्यायनी की एक किताब है, कविता नहीं, जादू नहीं कविता। और आपको सुनकर अभी मुझे लगा कि सच में कला एक तरह का जादू ही है। जो आप हैं नहीं वो आप रच सकते हैं। आप हवा में उड़ सकते हैं, आपके हाथ इतने बड़े हो जाएं कि वो आकाश गंगा को भी छू लें, और पैर इतने गहरे हो जाएं कि पाताल तक पहुंच जाएं। ये कला में ही संभव है चीज, और एक तरह का जादू है। और उसमें भी बाल साहित्य शायद किसी और तरह की भी चीज है, एक तरह की भाव गंगा। मैं ये आपको सुनते हुए ही निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि एक तरह की भाव गंगा है, जहाँ आप अपने तमाम उलझाओं को और मन को शांत कर सकते हैं और फिर से नए हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों के लिए जब आप लिखते हैं और खासकर जब आप कल्पना में डूबते हैं और कुछ फैंटेसी रचते हैं, तब आप बहुत कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं जो आप सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकते। तो ऐसा वैसा करने के लिए तो जादू बहुत जरूरी है, और उसमें फैंटेसी का जो है तड़का भी बहुत जरूरी है। तो ये मजा तो तभी आप लिख सकते हैं जब आप अपने किरदारों को थोड़ा कुछ अलग पावर दे दें, और वो पावर और वो शक्तियां अपने अंदर भी महसूस करें। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर तो दोनों बहनों के अलावा एक कैरेक्टर डायनो है जी। ये क्यों आपको सूझा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे पास 2 पालतू कुत्ते थे। थे कहूंगी, क्योंकि पिछले साल जो छोटी वाली थी उसकी भी उम्र गुजरने के बाद ही वो भी चली गई। तो जाहिर है कि मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। किसी भी किस्म के जानवर आ जाए, मुझे लगता है जैसे वो बॉस्की के लिए है, कोई भी जानवर आ जाए उसे लगता है कि वो उसका अपनापन एक मैं बहुत ज्यादा दिल से महसूस करती हूँ। चाहे कुत्ता हो, बंदर हो, हाथी हो, शेर हो, भाई वो सब दुनिया उनके लिए जितना हमारे लिए है। तो दिल से जब महसूस करती हूँ तो मुझे लगा कि मेरे इस उपन्यास में एक इस तरह का किरदार होना चाहिए। कुत्ते को लाना या बिल्ली को लाना बहुत मजेदार नहीं बन सकता। अब जब जादू की बात कर रहे हैं और झिग्गी आंटी वहां से कुछ लेके आई है, तो निश्चित तौर पर उसे एक अंडा होना चाहिए, जादुई अंडा, और अंडे से निकली हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प शख्सियत को होना चाहिए। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं एक डायनासोर के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये जानवर हमारे लिए लुप्त है। एक तरह से हम सब ने उसके बारे में सुना है, फिल्मों में देखा है बड़े मजे से। हम में से किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है कौन। तो मैंने सोचा कि चलो मिनी डायनो बना देती हूँ। जब मैं लिबर्टी ले ही रही हूँ तो इस तरह की लिबर्टी लेती हूँ ना जो क्यूट भी लगे, सुंदर भी लगे, और जिसकी हरकतें भी नॉर्मल ना हो। अच्छा, जितना हिस्सा इसका मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा, पता नहीं मतलब जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद गणेश जो हैं हमारे यहाँ, वो किसी बाल कल्पना से ही निकले हुए हैं। उनकी जो बचपन की कहानियां हैं, इतनी हास्यप्रद कहानियां हैं, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी नाक इतनी बड़ी हो, जिसका पेट इतना बड़ा हो, और जो चूहे पे बैठ के चलता हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने अपने लिए इसे गढ़ा होगा, और इसी डायनो की तरह ही। बिल्कुल, इतना ही क्यूट। इतना मैं ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में वही था कि इसे बहुत क्यूट बनाना है। इसे बहुत क्यूट, प्यारा, शरारती और बिल्कुल सारी मतलब इंसानों से सुंदर बनाना है। वो है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने फैंटेसी ही लिखना क्यों चूज किया? मतलब ये मेरे में एक वो है अंदर से क्वेश्चन कि मतलब रियलिटी क्यों नहीं लिखी और फैंटेसी क्यों लिखना चूज किया? बिल्कुल, देखो मैं कह रही हूँ ना, रियलिटी जब मैं लिखूंगी तो मैं उसमें बहुत स्वतंत्रता नहीं ले सकती। रियल कहानियां रियल होती है बच्चों की, बिल्कुल उसमें भी मजा आता है। लेकिन जिस वक्त में ये लिख रही थी बिल्कुल फैंटेसी, तब मेरे दिमाग में था कि मैं बहुत कुछ ऐसा लिखूं जो शायद हम अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं कर पाते। और रियलिटी वाली चीजों में भी आप बहुत कुछ डिस्कोर्स निकाल सकते हैं, बहुत कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन फैंटेसी ऐसा जॉनर है जहाँ पे आप बहुत मस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया आपकी देखी नहीं होती और वो सच्ची नहीं होती, वो परियों की कहानियां होती हैं। तो मुझे परियों से बहुत प्यार है, मुझे परियों की कहानियों से बहुत प्यार है, और कहीं ना कहीं आज मैं पा रही हूँ कि हम जिस तरह की परियों की कहानी पढ़ के बड़े, अब ऐसी परियों की कहानी नहीं चलती। अब परियों के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि अब वो परियां बेचारी
कुछ और हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है परियां। तो मुझे कुछ लेटेस्ट परियां गढ़नी थी। तो यहाँ पे जो जूना है वो मेरे हिसाब से आज की दुनिया का लेटेस्ट परी का सिंबल क्रिएट करता है, जो बहुत अच्छा है, लोगों की मदद भी करता है। लेकिन चूंकि आज का बच्चा है तो शरारती है, बदमाश है, भाई इतना भी ना हो, काहे का मजा आएगा बताओ। तो मैं चाहती थी कि सारे किरदारों में अच्छाई भी हो और एक शरारत हो, एक चुलबुलापन हो और एक मस्खरापन। नहीं तुम पूछो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने दो बहनों की कहानियां चुनी, और मैं उनके कैरेक्टर के बारे में भी जानना चाहूंगी कि दोनों बहनें कैसी थी, एक दूसरे के अपोजिट। क्योंकि मैंने देखा है जो दो बहनें होती है आजकल, तो वो अपोजिट ही होती है। एक तो बहुत सीधी, एक बहुत टेढ़ी। ऐसे नहीं होता कि दोनों ही टेढ़ी या दोनों ही सीधी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल। तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ हम 3 बहनें थी, और खासकर जो दूसरी मेरी बड़ी दीदी और मैं, हम लोग बिल्कुल टीना और भोसकी की तरह ही थे। जैसे मेरे से बड़ी जो दीदी थी नलनी, वो बिल्कुल बॉसी थी, मतलब इतनी बॉसी थी, हर जगह बहुत दादागिरी दिखाती थी। और मैं छोटी थी उससे, एग्जैक्टली 3 साल छोटी। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये बॉसी तो है लेकिन समझदार इंटेलिजेंट तो मैं, राइट। उस जमाने में हम शायद डफर न कहते हो, लेकिन मानती तो मैं थी कि वो डफर है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। और वो ये सोचती थी कि वो बहुत तेज तर्रार है और मैं बहुत बुद्धू हूँ। तो इस तरह का जो टसल बहनों के बीच होता है वो बहुत प्यारा होता है। और आगे जाके उनके रिश्ते में मजबूती भी इसी बात से होती है कि वो दोनों जो है आपस में इसी तरह से गाली गलौज करती हुई एक दूसरे को प्यार करती है। तो आइडिया तो था कि 2 बहनें ही होंगी, और उसमें से एक जो है समझदार ज्यादा होगी, जो अपनी बड़ी बहन की मूर्खताओं को हमेशा खोलती रहेगी उसके पल्ले। हाँ, और बड़ी बहन जो है वो जान की मूर्खता नहीं करती, वो तो समझदारी में करती है, ठीक है, उसे लगता ही नहीं है कि वो मूर्ख है। हाँ, ऐसे बच्चे आसपास मैंने बहुत देखे, जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी बड़े नहीं, उनकी सारी हरकतें, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जूना को बचाने भी वही जाती है, जूना के लिए सारे डिसीजन वही लेती है। और वही एक है जो अपनी मूर्खता की वजह से जादुई पावर जिसने बरकरार रखा है। हाँ, मतलब राइट, बाकी सबके पावर्स चले गए, उसके हैं पावर्स, और वही उसे बचा के भी लाती है। बिल्कुल। तो बहनों वाली जो रिश्ते से मुझे बहुत प्यार है, और ऐसी बहनें जो आज की तारीख में, मतलब आज की समाज में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि समझती है कि हम कुछ तो सब पता है भाई दुनिया पर, और उनके हिस्से एक ऐसा पालतू है, हाँ, जो खपती पालतू अपने आप में विचित्र है बिल्कुल। ऐसे लोग, ऐसी परिवार की जिंदगी कैसी होगी, तो ये कल्पना करने में मुझे बहुत मजा है। अच्छा मुझे एक तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो भाषा पर है कि इसकी भाषा सामान्य हिंदी नहीं है, हाँ, बल्कि मुझे लगता है आज के जेनजी की जो भाषा है वो है। तो आपने ये सायास किया या जिस तरह के कैरेक्टर्स आपने गढ़े उसके साथ सहज ही ये भाषा चली है। दूसरा, आपको सुनते हुए मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि फैंटेसी में खास ताकत है कि वो देश काल की तमाम सीमाओं को तोड़ सकता है और समाज के यथार्थ को ही सबसे ज्यादा संवेदनक्षम तरह से कह सकता है। ये किसी और शायद शैली में ये क्षमता नहीं है। तो शायद आपको कुछ कहने की जरूरत पड़ी होगी, उस नाते आपने ये फॉर्म चुना। अब वो क्या बात थी जो कहने के लिए आपने ये उपन्यास लिखा? ठीक, ये 2 प्रश्न है, एक भाषा वाला प्रश्न, हाँ, दूसरा ही। देखिए भाषा तो बिल्कुल सायास है। मैं आसपास जेनजी के बच्चों को जिस भाषा में बात करते हुए सुनती हूँ, है ना, गुड़गांव को जीजी बोलते हैं, सीजी बोलते हैं, सारे जार्गन उनके जो युवाओं वाले जार्गन है। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं युवाओं के लिए लिखती हूँ या बच्चों के लिए लिखती हूँ, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि वो किस भाषा में लिखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी कि जब मैंने नंदन का कार्यभार संभाला था, तो नंदन में काम करने वाले जितने थे मेरे स्टाफ के लोग, वो इतनी कठिन भाषा में लिखते थे कि पूछिए। उनकी प्रतियोगिता हमारी दूसरी पत्रिका थी कादम्बिनी, उनसे होती थी। तो मेरे पास जब कॉपी आई, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा कौन बच्चा इस तरह की हिंदी समझ पाएगा। वैसे ही बच्चे हिंदी से दूर हो रहे हैं, हाँ, और आप अगर इतनी कठिन हिंदी में उनको बच्चों की कहानियां देंगे तो कैसे समझ पाएंगे।
तो पहले तो आप देखिए आपके घर के बच्चे कैसी हिंदी बोलते हैं या समझते हैं, आप उस भाषा में लिखिए। मैं चूंकि टेलीविजन मीडिया में काम कर चुकी हूँ, फिल्म वगैरह में स्क्रिप्टिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आपको हमेशा भाषा वही रखनी चाहिए जो दूसरों की समझ में आए, आसानी से आए। आप अगर ध्रुव भाषा रखेंगे तो बच्चे और युवा आपसे छिटकने लगेंगे बिल्कुल। तो भाषा तो मैं सायास बहुत आसान रखती हूँ, और इसमें तो मैंने बिल्कुल इंग्लिश और सब तरह का छौंक लगाया है। उनके जार्गन वैसे ही हैं, और वो जिस तरह से मिश्रित भाषा में बोलते हैं बिल्कुल वैसी ही मिश्रित भाषा है, तो वो तो सायास है ही। दूसरा आपका जो बिंदु है कि क्या मैं इससे कुछ डिस्कोर्स, इस कहानी के जरिए कोई डिस्कोर्स के बारे में बताना चाह रही थी, तो हाँ देखिए लगातार मैं उस वक्त ही लिख रही थी कहानी जब हम लोग जो है आवारा कुत्तों के अगेंस्ट पूरी दिल्ली लड़ रही थी। हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे एज एन एनिमल लवर बहुत दुख होता था। मुझे लगता था कि ये जो दुनिया है, ये जो जमीनें हम सबकी है। भाई कुत्तों का आवारा किसने बनाया? हम नहीं बनाया। बंदरों को हमने जो है आतंकवादी घोषित कर रखा, हमने ही तो घोषित कर रखा है। ये सब जगह उनकी, हम उनकी जगह काट काट के अपना घर बना रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि इस कुत्ते को मारो या उस बिल्ली को मारो या उस हाथी को मारो? माफ कीजिएगा, जानवरों पर जो अन्याय करते हैं ना, मुझे उनसे हद से ज्यादा नफरत है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये दुनिया कितनी क्रूएल हो गई है। और खासकर यहाँ बार बार जो है वो दूसरे प्लेनेट पे रहने वाले लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है अर्थ अब ऐसे जानवरों के लिए है ही नहीं। हम जैसे लोगों को पकड़ के लोग जो है जू में डालेंगे या हमारा फायदा उठाएंगे। हाँ। कोई संवेदनशीलता रह नहीं गई। तो मेरा मानना है कि बच्चे अगर इसे पढ़ के थोड़े से संवेदनशील हों दोस्तों के प्रति, खासकर एक जानवर खो गया है और वो जानवर खो गया जिस दोनों मैंने पीछा छुड़ाना चाह रही थी एक वक्त में, पर वो जब खो गया तो सह नहीं पा रही। वो जानवर को पकड़ के लाने के लिए मजाक में ही सही कहीं भी पहुंच जाती है बिल्कुल। तो एक तो ये कि जानवर कितने प्यारे दोस्त होते हैं आपके, कितने संवेदनशील दोस्त होते हैं, प्लस प्रकृति को हमें हर रूप में बचाना चाहिए, भले ही वो फैंटेसी हो या रियलिज्म हो। ये प्रकृति हम सबके लिए है ना। तो इस जादुई कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों के मुंह से और अपने पेट जानवरों के मुंह से मैंने यही कहलवाया कि भाई हम सबके लिए है, हम सब दोस्त हैं यहाँ पे, हमें एक साथ रहना है, कोई किसी के ऊपर नहीं। अच्छा, मैं इस किताब में एक बहुत अच्छा सीन है जो मुझे पसंद है, और फिर मैं आपसे आपका पसंदीदा पूछूंगी। तो इसमें जब उसका 16th बर्थडे होता है तो उसकी जिग्गी आंटी उसके लिए गिफ्ट लाती है, सुलेखा दादी। हाँ 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 हाँ, सुलेखा दादी। तो वो उसका नाम सोच रही होती है दोनों बहनें। तो वो छोटी वाली कहती है कि ना इसका नाम ऑमलेट रख दे तो वो एक लाइन बोलती है जो मुझे ऐसे ही पसंद आई बहुत ज्यादा। वो कहती है कि नीच कहीं की इतनी छोटी सी जान का इतना खाओ सा नाम। तो वो बहुत छोटा सा जानवर होता है और वो इतना खाओ सा नाम लगता है उसको ऑमलेट, क्योंकि वो खा रही होती है ऑमलेट उस समय। और वो दोनों इतनी परेशान होती है कि मतलब जैसे माँ अपने बच्चे का नाम सोचती है, और वो बहुत परेशान होती है कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या सोचूं, क्या रखूं जो सबको पसंद भी आए और किसी को अटपटा भी नहीं लगे, एकदम यूनिक भी हो। तो वो दोनों ऐसे बात करती है जैसे वो उनका बच्चा हो, एकदम पेट की तरह। वो उसको पेट है पर उसको एकदम बच्चे की तरह रखती है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सीन। तो मैं आपसे आपका पसंदीदा पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। बचपन में जब हमारे लिए गुड़िया आया करती थी ना, तो गुड़िया का नाम रखना वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे बच्चे का नाम रखते। मतलब एक बार मुझे याद है जब अपनी गुड़िया का मैं नाम रख रही थी तो हमारी माँ ने कहा तुम 4 बच्चों के नाम रखने में मुझे इतनी मेहनत नहीं हुई जितनी तुम इस गुड़िया का नाम रखने के लिए सोच रही। ये नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो नहीं रखूंगी क्योंकि मेरी एक सहेली का नाम है वो अच्छी नहीं है। ऐसे इतने सारे। फिर बाद में जो नाम मैंने रखा बड़ा फुद्दू सा नाम रखा, लुत्मिला, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे अप्पा वो रशिया से लेके आए थे। तो उन्होंने शुरू मैंने कहा ठीक है लुत्मिला बहुत अलग है, मैं उसका नाम रखूंगी लुत्मिला लेकिन बुलाऊंगी लुद्दू। सोच लो कितना फुद्दू टाइप काम किया था। तो वो बहुत मजेदार चीज थी। अच्छा, मुझे इसमें सबसे मजेदार ये लगा कि वो जब चली जाती है वहाँ नूडल्स बनाने दोनों बहन, है ना, बड़ी वाली जादूगर भी, और उसको उसने कभी घर में कुछ बनाया तो है नहीं, 16 साल की लड़की ने उसे वहाँ हक्का नूडल बनाना है, वेजिटेरियन हक्का नूडल। तो वो जाती है वहाँ, उसको समझ नहीं आता क्या करे। तो नूडल्स जो है नाच रहे हैं वहाँ पे और कह रहे हैं हम तो नहीं पकेंगे, हम तो नहीं पकेंगे। वो कहती है चुपचाप कूदो,
कढ़ाई में। हाँ, हाँ, वो उसको और सारी सब्जियां होती उनसे भी कहती है चुपचाप कटो और कढ़ाई में आ जाओ। अरे ये जो सीन में लिख रही थी ना तो मैं हंस रही थी, ये मुझे बहुत मजेदार लगा कि सब्जियां, अब जब भी मैं सब्जियों को देखती हूँ 1 मिनट हंसती हूँ, फिर उन्हें काटती हूँ। अच्छा, इसमें जो जूना है उनका पेट, वो ना रोटी सब्जी तो खाता नहीं है हाँ। और आम चीजें भी नहीं खाता, उसको ऐसी चीजें बहुत पसंद है, स्पाइसी, है ना, और चाइनीज। तो ऐसा क्यों आपने लिखा कि वो केवल चाइनीज ही खाता है? तुम मुझे बताओ, हमारे आसपास ऐसे बच्चे नहीं है जो नहीं घर का खाना खाता ही नहीं, ऐसा तो बाहर नहीं का। है, ऐसा तो नहीं है। स्वास्थ्य वगैरह के चलते जो चीज आप नहीं खा पा रही है उसे खिला रहे नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है चाइनीज, तभी तो जूना खा रहा है। ऐसे तो रात को भी खिलवा लो, नूडल्स छोड़ के हर चीज में खा सकती हूँ बिल्कुल। तो बच्चे आसपास बहुत देखे हैं जो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाते, उनको यही सब चाहिए, चाइनीज और पास्ता हाँ, और वो। बच्चे अच्छा, जब आप जानवर को आकार दे रहे हो ना तो कुछ तो उनको विशिष्ट वो देना चाहिए आप। तो मुझे लगा कि अगर चाइनीज खाता हुआ ये डायलॉग होगा तो कितना प्यारा होगा ये। हाँ, तो बस चाइनीज खाता है बिल्कुल, और बाद में डकारे भी लेता है। अच्छा, एक जब हम कोई बाल कथा पढ़ते हैं तो एक खासियत ये होती है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म का, आदिवासी समाजों में, कबीलाई समाजों में, जहाँ हर कुछ में जीवन है, हाँ। पहाड़ है, नदी है, वृक्ष हैं, हर कुछ में जीवन है। सारे सारे जो है सारी चीजें, पूरी प्रकृति ही किसी और रूप में, सपने में या उस जीवन में शामिल। ऐसा लगता है कि बाल कथाएं लिखते हुए भी फिर से उस एनिमिज्म को, या जो हमारा एक आदिम तरह का अनुभव और आदिम तरह का विश्वास था, उसे फिर से आवाज दी जाती है, उसे फिर से बुलाया जा रहा है। आपको भी लगता है लिखते हुए? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हम जो दुनिया आज देख रहे हैं ना वो बच्चे नहीं देख पा रहे। मतलब कल को तो ये हो जाएगा कि आ, आप कई सारे फल हैं, कई सारे जानवर हैं, या तो जू में या खेतों में ले जाना पड़ेगा। हाँ। बच्चे समझेंगे ही नहीं कि ये जो है पौधों में किस तरह से होते हैं, किस सीजन में होते हैं, या जानवर कहाँ पाए जाते हैं। आप पूछेंगे जानवर कहाँ पाए जाते हैं तो हो सकता है 4 साल का बच्चा जवाब दे जू, चिड़ियाघर। तो प्रकृति के जितने पास हम बच्चों को ले जाएंगे, कम से कम मुझे लगता है वो दुनिया से उतना ही जुड़ेंगे। और बच्चे जब नेचुरल एटमॉस्फेयर में, प्राकृतिक अवस्था में जानवरों को हंसता खेलता देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा क्या है, और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद जो जानवर हैं वो असली जिंदगी नहीं जी रहे हैं। उनको नहीं मिल रही है वो चीजें जो हमें, जैसे पिंजरे में बंद कोई पक्षी है, वो असली जिंदगी नहीं जी रहा। पक्षी का असली काम है आसमान में उड़ना। तो कहीं ना कहीं से हमें वापस जो भी सच है, जो भी आदिम है, जो भी प्रकृति है, उसके बारे में बार बार लिखना होगा ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ये असली जिंदगी है। हाँ, वो केले के पत्ती को देख के ये ना कहे कि कहीं और से आ रहा है, पका केला देख के उसे समझना है कि वो क्या है। राइट। तो हम तो बाजार दिखा रहे हैं, बच्चों को प्रकृति नहीं दिखा रहे। तो बहुत जरूरी है कि बार बार हम लौट के उनको ये बताएं कि बाजार असली मंच नहीं है, असली मंच तो प्रकृति। अब यहीं से एक दूसरा प्रश्न है, वो इस नाते कि हिंदी में जो मुख्य धारा का कथा लेखन है, आप उसमें शामिल हैं, वो भी लिखती हैं, प्रतिष्ठित हैं, और बाल साहित्य भी लिख रही हैं। तो हिंदी का अभी जो मुख्य धारा का कथा लेखन है वो मूलतः सामाजिक यथार्थवादी है। उससे मनुष्य की क्या छवि बनती है? मनुष्य की छवि बनती है एक राजनीतिक मनुष्य की, एक आर्थिक मनुष्य की। मनुष्य की परिभाषा पूरे ही समकालीन कथा लेखन को पढ़ते हुए, इवन कविताओं को भी शामिल कर लें, तो मनुष्य की जो छवि बनती है एक राजनीतिक और आर्थिक मनुष्य की छवि बनती है। उसके समानांतर जो बाल साहित्य है, जो आप जिसकी बात अभी कर रही हैं, वो मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में रखकर देखता है। मनुष्य को उसके प्राकृतिक परिवेश से काट कर नहीं देखता, जीवों के साथ देख रहा है, वनस्पतियों के साथ देख रहा है। ये द्वैत क्यों? हमारा समाज, ये समाज बहुत तेजी से नहीं, बदला मैं है। ये समझना चाह रहा हूँ कि बच्चे ही अपने परिवेश से क्यों जुड़े? क्या बड़ों को जुड़ने की जरूरत नहीं? जुड़ना चाहिए। देखिए, अगर बचपन में एक बार आप जुड़ जाए, आपको एक आदत लग जाए, आपको समझ में आ जाए कि असली दुनिया क्या है,
तब तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बिगाड़ पाएगा, आप तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक बनेंगे। लेकिन ये जो दुनियावी समाज है वो तो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक ही है। लेकिन एक बच्चा जो बचपन में प्रकृति से जुड़ के बड़ा हुआ है, वो जो बड़ा होगा ना, फिर भी वो संवेदनशील नहीं होगा, फिर भी वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी नहीं होगा। हालांकि उसके आसपास जो है अभी भी लड़ाई वही होगी कि मुझे इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, मैं अगली नौकरी में कब जाऊंगा, मैं बेहतर नौकरी कब पाऊंगा, मैं एक 2 कमरे का फ्लैट है तो मैं 3 कमरे का फ्लैट कब बनाऊंगा, और रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे जोड़ूंगा। राइट, दिक्कतें तो है हमारे समाज की, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हर जगह ये दिक्कतें हैं। लेकिन अगर बचपन से आप एक संवेदनशीलता के साथ बड़े होते हैं तो शायद ये सब बोझ आपको उतना बोझ न लगे। आपको बड़े होने के बाद ये समझ आ जाएगा कि सिर्फ रील देखने में, दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखने में, हाँ, और हवाई यात्रा करके कहीं घूमने से ज्यादा अच्छा है कि आप शांत एक कोने में एक अच्छी सी किताब पढ़ें। वो संवेदनशीलता आने के लिए बचपन से उनको इस तरह से तैयार करना जरूरी है। अच्छा, इससे ये जो आपने बोला, इससे मेरा एक प्रश्न है कि आजकल स्क्रीन दौर इतना बढ़ गया है, बच्चे रील्स स्क्रॉल करवा लो उनसे, यूट्यूब के शॉर्ट्स करवा लो, लेकिन किताब दे दो तो ऐसे रोएंगे कि जब तक नहीं आपने क्या दे दिया। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि किताब उनके मन में कोई वैचारिक भावना पैदा कर पाएगी, या कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी? क्योंकि वो आजकल फोन में इतना ज्यादा लग गए हैं कि किताब को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। मैं सोच रही थी ये जो सवाल है सबसे अंत में होना चाहिए। देखिए, बहुत सही बात है कि हमारे बच्चे रील ज्यादा देख रहे हैं, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, हर वक्त मोबाइल पे घुसे रहते हैं। दूसरी बात भी आते हैं, हम पढ़ने में उनकी इच्छा बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, हालांकि इतनी खूबसूरत बच्चों की भी किताबें हैं यहाँ। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बचपन में हम सब किताबें पढ़ के ही अपने लिए कुछ बनने लायक हम तैयार हैं। हमें पूरे के पूरा, मैं आज तो अपना पूरा श्रेय किताबों को दूंगी कि आज मैं जो भी हूँ किताबों की वजह से ही हूँ। ये गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये गलती माता पिता की है, स्कूल की है, टीचर की है, हमारे समाज की है और पूरी दुनिया की। हमने बच्चों के हाथ में तकनीकी वो सारी चीजें दे दी और हमने उनका ध्यान बटा दिया। हमने कभी उन्हें किताब की जरूरतों के बारे में बताया नहीं। क्योंकि देखिए, देखना हमेशा आसान होता है, पढ़ना उससे थोड़ा सा मुश्किल। प्लस मैं बच्चों की किताबों के बारे में आती हूँ। मैं लंदन की जब संपादक थी, मैं देखती थी दिन में अगर 100 कहानियां आती तो 99 कहानियों की भाषा ऐसी होती थी कि बच्चे दूर भाग जाए। 99 कहानियों का जो चरित्र होता था वो ऐसा होता था कि बच्चे समझे नहीं। आज की तारीख में 8 साल का बच्चा गांव नहीं जानता, खेत नहीं जानता, प्रेमचंद के गांव जो है होली और किसान वो नहीं जानता, गांव ऐसे रहे भी नहीं। अगर आप 50 साल पहले की कहानियां उनको पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ेगा, स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुका है। मैंने अपनी बिल्डिंग की एक बच्ची से आज सुबह पूछा, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है। हाँ, मैंने उससे पूछा बेटा हिंदी पढ़ती हो? उसने कहा आंटी हिंदी गंदी है। हाँ, अरे नहीं, बच्चे कहते हैं कि हमसे बहुत मुश्किल होने लगती है, वो कहते हैं हमसे नहीं पढ़ी जाती। उसने इस तरह से मेरे मुंह पे मुक्का मारा कि हिंदी गंदी। मैंने कहा क्यों बच्चे? बोले इतनी बुरी हमारे कोर्स में ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि पढ़ने में मजा ही नहीं आता हमें। तो पढ़ने में अगर उनको वैसी कहानियां देंगे, उस तरह की भाषा में देंगे, बच्चे बहुत दूर भाग जाएंगे। इसलिए मैं बार बार देखो से कहती हूँ कि आप बच्चों की कहानियां उनको उनकी भाषा में दीजिए, उनको उनकी तरह के समाज के बारे में बताइए। ये लड़कियां जो है आपस में कमीनी भी कहती है, डफर भी कहती है, भाई सब कहते हैं। बच्चा ऐसी बात करता है। मेरी एक दोस्त है भाई मुंबई की, जब तक फोन करके मैं उसे तू और कमीनी गाली ना दूं वो मान के चलती ही नहीं कि मैं उसकी दोस्त हूँ। वो कहती है ये नहीं तू बदल गई, तो दिल्ली जाके बदल गई। तो आप मुझे बताइए, ऐसे समाज में आप आदर्शवादी बातें करें अगर, तो वो तो आप स्कूल की किताबों में दे रहे हैं। तो कम से कम मनोरंजन की जो किताबें हैं, जो एक पुल बनेंगी, जो एक रास्ता बनेंगे उनके लिए, आगे चल के वो हिंदी से प्रेम करना सीखेंगे, वहां तो आपको उनकी तरह की चीज दें। पढ़ के जरा मुस्कुराए, हंसे और बातों बातों में शिक्षा लें। मुंह पे मार के शिक्षा मत दें। बहुत लोग हैं शिक्षा देने के लिए, बच्चे आपको शिक्षा देंगे, आपको उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, आपसे समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि वो आपसे कम नॉलेजेबल है, उनको ऐसी चीज दो और उनको नॉलेज दो। नहीं चाहिए उन्हें नॉलेज, उन्हें दुनिया भर से मिल रहा है। उन्हें आगे के बारे में कुछ बातचीत चाहिए। मुझे बताइए, हर रोज तकनीकी आगे बढ़ रही है। आप आज जो तकनीक है वो कल को कुछ और हो जाए।
कल आपको किताब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा करिए, ऐसे सही करिए, बात, हाँ, किताब आ जाएगी आपकी। एआई जिस तरह आगे बढ़ रहा है, तो उस दुनिया में आप उनको क्या देंगे? आप जो सिखाएंगे वो बहुत बौना साबित होगा। इसीलिए हमें बच्चों की मनोरंजक किताबें निकालनी चाहिए उनकी अपनी भाषा में, ताकि पढ़ के वो मजे भी लें और मजे मजे में कहे अरे यार इसमें तो ये मजा आ गया। और आप मत सिखाइए, खुद उसमें से जो सीखना है सीख लेंगे। आप मत बोलिए कि इस कहानी के अंत में आपको ये सीखना है, कतई न बोले, वो सीख लेंगे उनको जो सीखना है। सही बात है कि पूरा ऑडियो विजुअल माध्यम जितना आकर्षक है, जितना प्रभावी है, जी अगर बाल साहित्य उससे ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ, जी। उससे ज्यादा इन्वॉल्विंग नहीं हुआ, तो बच्चे क्यों पढ़े, बिल्कुल, क्यों हम अपेक्षा मेरा करें? हमेशा सवाल यही रहता है। उससे ज्यादा कल्पनाशील भी होना होगा और उससे ज्यादा इन्वॉल्विंग भी होना होगा। बल्कि जो बात आप कह रही थी भाषा वाली, प्रेमचंद से किसी ने पूछा कि भाषा कैसी होनी चाहिए, तो प्रेमचंद ने कहा कि जो रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले बेचते हैं वही हिंदी है और वही भाषा है। इसके साथ मुझे लगता है कि अगर भाषा वो नहीं है तो बच्चों को आप अपने समकाल से जोड़ नहीं रहे। समकालीन भाषा का मतलब है कि वो बच्चा उस अपने समय से जुड़ रहा है। मतलब ये भी एक प्रश्न है कि आप उसे अपने समय से जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भाषा हम 50 साल पहले पढ़ते थे, हाँ, आज हम उस भाषा से दूर भागते हैं। अगर आप जी। वो भाषा बच्चे हाँ, को पढ़ा रहे हाँ। हैं, इसका मतलब आप पीछे ले बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं बीए लिटरेचर के छात्र से बात कर रही थी। मैंने कहा शेक्सपियर पढ़ते हुए सिर में दर्द हो जाता है, तो दाई और हाई हम नहीं पढ़ सकते, हाँ, हाँ, हमारी भाषा नहीं है ना। तो इंग्लिश में भी तो बहुत ज्यादा बदलाव आए, तो हिंदी के बदलाव आप क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, है ना। खड़ी बोली के साथ दूसरे शब्द, मतलब हमने फारसी उर्दू सबको अपना लिया। मुझे तो ये देसी जो भाषा है ना, कि उसमें थोड़ी बिहारी आ जाए, इसमें थोड़ा राजस्थानीपन, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। हिंदी यही है। हाँ, मैं इतनी साउथ बोलियों से इंडियन हूँ, मिलकर तो मैं बनी। चाहती हूँ उसमें उसका भी जो है चटकारा दे दूं। जैसे रवन्ना के मुंह से मैंने ये भी निकाला कि आप डोसा डोसा कहते रहे, वो डोसा नहीं, वो दोषा ही है। सही। तो हम लोग ये बातचीत और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। हम चाहते हैं कि अब इसके बाद हम इसका विमोचन करें। पहले ही लोगों के पास किताब है, लेकिन एक औपचारिकता ही सही, यहाँ कम से कम इसका औपचारिक विमोचन करें। बिल्कुल। तो मैं आइए सत्याग्रह जी। और आलिम जी और आशीष जी और महक, मेरी बेटियां महक, इन सबको मैं तहे दिल से शुभकामना देना चाहूंगी और शुक्रिया। बहुत खूबसूरत किताब, मतलब इलस्ट्रेशन बहुत ही सुंदर है, एडिटिंग, इलस्ट्रेशन सब कुछ।